नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर 8th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाक क्रिया, उसके लाभ, विधियाँ एवं उसकी पौष्टिकता बढ़ाने वाली विधियाँ। पिछली क्लास में हमने लाभ, विधि और पाक क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पौष्टिकता बढ़ाने वाली विधियों के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पौष्टिकता क्या है। पौष्टिकता अगर देखा जाए तो वह स्थिति है जिसमें जो भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं उसको लेने से हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, कौन से पोषक तत्व हमको मिल रहे हैं और उनका हमारे शरीर में क्या लाभ है। जैसे कि हम जो भी सब्जी, दाल, चावल, रोटी वगैरह ले रहे हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन आदि जो हमारे शरीर में जा रहे हैं वो जाके हमारे शरीर में जैसे कि ऊर्जा देने का है, निर्माण का कार्य है और हमारे साथ ही शरीर के नियमन, संचालन, रोगों से लड़ने के कार्य में योगदान देते हैं। तो वही उस भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता है। अब भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता कैसे बढ़ाई जा सकती है उन विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे। इन विधियों को बांटा गया है 5 भागों में, जिसमें सबसे पहली अगर विधि देखी जाए तो वो है खाद्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग। खाद्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग यानी कि जो हम भोजन वगैरह ले रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें कुछ पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और ऐसे जो पोषक तत्वों का अगर लंबे समय से उपयोग किया जाए तो उन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। साथ ही जैसे कि अगर देखा जाए कि लंबे समय से हम मील के कूटे हुए चावलों का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन की कमी होती है जिसकी वजह से बेरी रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही अगर हम जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं केवल उसमें एक ही पोषक तत्व है लेकिन दूसरे पोषक तत्व की और भी हमको ज़रूरत है तो वहाँ पे हम उस भोज्य पदार्थ में दूसरे भोज्य पदार्थ को मिलाकर उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक भोज्य पदार्थ में सिर्फ कार्बोज है लेकिन प्रोटीन की मांग भी हमारी है और प्रोटीन की मांग पूरी नहीं हो रही है तो उस समय ऐसा भोज्य पदार्थ उसमें मिला के बना दिया जाए जिसमें प्रोटीन की मांग भी हो, तो ऐसी स्थिति में कार्बोज और प्रोटीन दोनों ही मिल जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है खिचड़ी। खिचड़ी में 2 चीज़ें ली जाती हैं, चावल और दूसरा दाल। दाल जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, चावल जिसमें कार्बोज पाया जाता है। अगर हम सिर्फ चावल खाएंगे तो उस समय कार्बोज की मांग पूरी होगी और अगर हम सिर्फ दाल खाते हैं तो सिर्फ प्रोटीन की मांग पूरी होगी। लेकिन इन दोनों को मिलाकर अगर हम खिचड़ी बना रहे हैं तो उस समय कार्बोज की मांग भी पूरी हो गई और प्रोटीन की जो मांग है वो भी हमारी पूरी हो जाती है। यानी कि अगर एक से अधिक पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर एक नया भोज्य पदार्थ बनाया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में हमारे को एक से अधिक पोषक तत्व जो रहते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ चावल ही उपयोग में लेंगे तो कार्बोज ही मिल पाएगा या फिर सिर्फ दाल ही लेंगे तो सिर्फ प्रोटीन ही मिल पाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी लगातार कमी होने के कारण हमारे शरीर में उनकी कमी से संबंधित जो रोग हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण एक और ले सकते हैं हम, जैसे कि दूध के साथ बने भोज्य पदार्थों को उपयोग में लेना, जैसे कि दलिया और दूध। दलिये में जैसे कि अनाज आ जाता है, अनाज के अंदर पाया जाता है कार्बोज। दूध जिसमें दूध से बने भोज्य पदार्थ, अगर दही भी ले रहे हैं, छाछ भी ले रहे हैं तो उसमें हमको मिल जाएगा दूध के अंदर कैल्शियम, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो इन दोनों भोज्य पदार्थों को मिलाने पर कैल्शियम और कार्बोज की जो मांग है वो हमारी पूरी हो जाती है और ऐसी स्थिति में 2 पोषक तत्व जो है हमें एक साथ में ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो गया भोज्य पदार्थों को मिश्रित रूप में उपयोग करना, ताकि एक से अधिक पोषक तत्वों को हम एक ही समय में या एक ही डिश के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी जो विधि है वो है अंकुरीकरण।
अंकुरीकरण का मतलब होता है जिसमें साबुत या तो अनाज लिए जाते हैं या साबुत दालें ली जाती हैं। इनको कुछ नमी की स्थिति में रखा जाता है, यानी कि गीले कपड़े के अंदर इनको बांध कर रख लिया जाता है, जिससे 2-3 दिन में इनके अंदर से छोटी छोटी जड़ों के रूप में अंकुर निकल आते हैं। ये जो छोटी जड़ें हैं इनको हम अंकुर कह सकते हैं। और ऐसे अगर भोज्य पदार्थों को हम हमारे भोजन में काम में लेते हैं तो काफ़ी पौष्टिक रहते हैं और काफ़ी आसानी से पचाए जाने वाले होते हैं। अब जैसे कि देखा जाए गर्मी और सर्दी दोनों के समय में इनको अंकुर निकलने का समय अंतराल अलग अलग होता है। गर्मियों में इनके अंकुर जो है वो 1-2 दिन में ही निकल आ जाते हैं, लेकिन सर्दियों में कम से कम 3 से 4 दिन का समय जो होता है इनको लगता है। अब जब अंकुरित भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उसमें विटामिन बी समूह और विटामिन सी दोनों की प्राप्ति हमें हो जाती है, यानी कि ये जो पोषक तत्व होते हैं इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इनकी सबसे अच्छी ये क्वालिटी रहती है कि ऐसे भोज्य पदार्थों का हम उपयोग करें तो ये पोषक निरोधक जो तत्व बनते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे पौष्टिकता को प्रदान करते हैं। जैसे कि मोठ है, मोठ का उपयोग ले सकते हैं, अंकुरित चने हैं, अंकुरित मूंग है, इनका उपयोग हम सलाद वगैरह बनाकर भी काम में ले सकते हैं। अगर स्पेशली देखा जाए जैसे कि कब्ज़ का कोई व्यक्ति है, कब्ज़ रोगी है, तो वो अगर अंकुरित अनाज खाते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं, कब्ज़ की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तीसरी विधि है खमीरीकरण। खमीरीकरण का मतलब होता है, आप लोगों ने देखा होगा हम नॉर्मली घर पे जैसे कि खमन बनाना है, इडली बनाने हैं, डोसा बनाते हैं तो उन भोज्य पदार्थों के घोल को एक दिन पहले बना के रखते हैं। जैसे कि चावल वगैरह है, दालें भिगो के रखते हैं, दूसरे दिन पीस कर उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि उसमें जो खमीर है उसकी उत्पत्ति होती है और उनसे बना भोज्य पदार्थ काफ़ी सुपाच्य हो जाता है। जैसे खमीरीकरण हेतु तो हमें अगर देखा जाए एक आवश्यक जो अणु होते हैं, जीव होते हैं, उनकी बेहद ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया में जो सूक्ष्म जीव अगर देखे जाए और वो क्या करते हैं, ऊष्मा का उत्पत्ति करते हैं। आर्द्रता की उपस्थिति में ये सूक्ष्म जीव को होते हैं जो बढ़ने लगते हैं और भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है उसका विखंडन करते हैं, यानी कि छोटे छोटे भागों में उसको बांटते हैं और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं उसको उत्पत्ति करते हैं। इसको सिंपल सा समझा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कार्बोहाइड्रेट को यानी कि कार्बोस को क्या करते हैं, विखंडित करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, विखंडन करना है, जिसकी वजह से 2 पदार्थों का निर्माण होता है। एक तो होता है अल्कोहल और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अल्कोहल बना और दूसरा बना CO2। जो CO2 गैस निर्मुक्त हो रही है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो भोजन पदार्थ होता है स्पंज नुमा हो जाता है, यानी कि जो छाछ के अंदर इनके घोल भिगो के रखे जाए हम देखते हैं कि उसमें एकदम बुलबुले सी संरचना दिखाई देती है और जब इन भोज्य पदार्थों को बनाया जाता है तो स्पंजदार सॉफ्ट एकदम भोज्य पदार्थ मिलकर तैयार हो जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो हैं पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं, आसानी से पचाए जा सकते हैं। अगर इनकी एक अच्छी मील ले ली जाए, एक अच्छी हमने क्वांटिटी में इनको खाया है तो ये लंबे समय तक भूख लगने से बचाते हैं। साथ ही ये भोज्य पदार्थों में जो निरोधक पोषक तत्व होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी करते हैं। विटामिन बी समूह, सी समूह की जो उत्पत्ति होती है इनमें, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इनसे जो बनने वाले भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि ब्रेड है, डबल रोटी है, खम्मन है, इडली है, डोसा है, जलेबी है, ये सब जो चीज़ें होती हैं इन्हीं के माध्यम से बनाई जाती हैं। चौथी विधि है हमारे पास में, वो है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्व जिनकी लगातार कमी है या किसी स्थान विशेष पर वो नहीं पाया जाता है, तो उस स्थान विशेष पर या उस भोज्य पदार्थ में उस पोषक तत्व की मांग को बढ़ाया जाता है या उसकी मात्रा को वहाँ पर उत्पन्न किया जाता है।
जैसे कि कोई जगह पे मान लीजिए किसी पोषक तत्व की कमी है, लेकिन लगातार उसी भोज्य पदार्थ को खाया जा रहा है जिसमें वो पोषक तत्व नहीं है, तो उनसे संबंधित जो रोग व्यक्ति में होने वाले हैं उनसे बचाने के लिए उस पोषक तत्वों को वहाँ पर पहुँचाकर या उसमें विद्यमान करके व्यक्ति की जो मांग है उसको पूरा किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति के अंदर रोग होने की संभावना ना रहे या उस रोग से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि कहीं पे आयोडीन की कमी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आयोडीन युक्त नमक पहुँचाकर उस आयोडीन की कमी को दूर किया जा सकता है, या आयोडीन युक्त नमक मिलाकर उस भोज्य पदार्थ में आयोडीन की मांग को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि उसके अलावा दूसरा उदाहरण है वनस्पति घी। उसके अंदर जैसे विटामिन ए, डी वगैरह का कमी पाई जाती है, तो विटामिन ए और डी को उसके अंदर मिलाकर विटामिन की जो मात्रा है उसको बढ़ाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, ताकि जो व्यक्ति विशेष उस घी का उपयोग कर रहा है उसमें उस पोषक तत्व की कमी ना हो और उनकी कमी से होने वाले रोग भी उनको देखने को ना मिले। उसके अलावा जो 5वीं विधि है वो है हमारे पास में पार बॉइलिंग। पार बॉइलिंग विधि में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें चावल की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि धान से निकले हुए जो छिलके सहित जो चावल रहते हैं उनको पानी में कुछ दिनों तक, यानी कि 6 से 12 घंटे तक भी उसको, या फिर एक दिन या फिर 6 से 12 घंटे तक भिगो कर रखा जाता है, फिर उनको उबाला जाता है। ये कार्य कहीं कहीं टोकरियों वगैरह में भी किया जा सकता है, या बड़े जो भगोने वगैरह हैं उनके अंदर डालकर भी उनको अच्छे से उबाला जाता है। अब जब उन धान युक्त जो चावल है, यानी कि छिलके युक्त जब चावल है उनको उबाला जाता है, तो उनके जो छिलके में जो स्टार्च वगैरह जो होता है वो ढीला ढाला जो स्टार्च है वो ना उससे अलग हो जाता है। साथ ही उसमें विटामिन बी समूह की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। और इन धान से कूटे हुए जो चावल होते हैं उनको निकाल कर थोड़ा कूटा जाता है। कूटने से इनका जो छिलका है वो चावल से थोड़ा अलग हो जाता है। इस पार बॉइलिंग विधि में चावलों में प्रोटीन और विटामिन बी समूह के विटामिनों की जो मात्रा है, उपलब्धता है, वो बढ़ जाती है। और मील के कूटे चावलों की अपेक्षा ये चावल जो होते हैं काफ़ी अधिक पौष्टिकता वाले होते हैं। ऐसे चावलों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि उसना चावल है, सैला चावल है या तेलिया चावल है। इनको अलग अलग कैटेगरी दी गई है और इनसे क्या हो जाता है, जो भोजन में अगर इस प्रकार के चावलों का उपयोग किया जाए तो इनकी पौष्टिकता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और पौष्टिकता युक्त भोज्य पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। तो आज हमने पढ़ा खाद्य पदार्थों को पौष्टिकता बढ़ाने वाली विधियों के बारे में, जिसमें पहली विधि पढ़ी थी खाद्य पदार्थों का मिश्रित उपयोग। मिश्रित यानी कि एक से अधिक भोज्य पदार्थों को मिलाकर बनाना, ताकि एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की मांग जो है हमारी पूरी हो जाए। अंकुरीकरण, जिसमें साबुत अनाज या दालों को भिगोकर रखा जाता है, अंकुर निकल आ जाते हैं और ऐसे जो होते हैं भोज्य पदार्थ सुपाच्य होते हैं, आसानी से पचाए जाने वाले होते हैं, कब्ज से बचाव वाले होते हैं। साथ ही इनमें विटामिन बी समूह और सी समूह की मात्रा जो है बढ़ जाती है। खमीरीकरण, जैसे कि इडली, डोसा, खमन वगैरह बना रहे हैं तो उनके लिए जो गोल बनाया जाता है वो खमीरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही बनता है, जिसकी वजह से जो भोज्य पदार्थ है सुपाच्य एकदम स्पंज के समान बनता है और आसानी से चबाया और पचाया जा सकता है। फोर्टिफिकेशन, यानी कि किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी है तो उस स्थान पर उस पोषक तत्वों को पहुंचाकर उसकी कमी से होने वाले रोगों को बचाया जा सकता है। पारबॉइलिंग, यानी कि धान के कूटे हुए चावलों को उसके ऊपर से छिलका निकाल के उसके जो स्टार्च की मात्रा को बढ़ाया जाता है और उसमें ऐसे भोज्य पदार्थ जो होते हैं पौष्टिकता युक्त होते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही फिनिश होता है, जिसमें हमने भोज्य पदार्थ की पाक्रिया, लाभ, हानि, उसकी विधियों के बारे में और पौष्टिकता को और कैसे अधिक बढ़ाया जा सकता है उनके बारे में पढ़ा। आगे हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।